Hello students, I hope you all are fine. I am Sudhanshu from team आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो वीडियो को पूरी वॉच करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो इसमें ही आपके सभी टॉपिक, सभी कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट चाहिए ये वाले, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर तो कॉन्टैक्ट कर ले। पीडीएफ प्राइस ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है, स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है वो रहने वाला है लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों की वर्णन करना है, साथ ही प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और हम देखेंगे एल्टन मोयो के जो मानव संबंधी सिद्धांत है उसके बारे में भी हम विवेचना करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम लिखें जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है उसके बारे में हम बता देंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार की आपकी व्यवस्था को चलाने के लिए एक तरीका होता है, उसमें वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, वो जनता और सरकार के बीच एक पुल के रूप में काम करता है। लोक प्रशासन में जो भी कार्य किया जाता है वो कुशलता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ किया जाता है। तो उसके लिए इन कार्यों को बहुत ही ध्यान से करना होता है, जिसके लिए आपके कुछ प्रमुख सिद्धांत भी बनाए गए हैं। तो उनके बारे में हम आपका साथ में देखेंगे। और साथ ही जो आपका जो मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन करने में जो आपका एल्टन मायो जी का नाम है, वो उनका एक मानव संबंध सिद्धांत है, वो भी प्रशासनिक कार्य प्रणाली को मानव केंद्रित बना के दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। तो अब हम आपको लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत और उनका प्रशासन पर प्रभाव देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख सिद्धांत में आपका सबसे पहले विभाजन का सिद्धांत आता है, जो कि कहता है कि जो आपका जो भी कार्य होता है वो आपका अलग अलग भागों में बटा होना चाहिए। मतलब कि किसी को कुछ कार्य मिलना चाहिए और किसी को कुछ कार्य मिलना चाहिए, जिससे कि जो आपका काम में है उसमें भी कुशलता बढ़ेगी और उसमें त्रुटि की संभावना भी कम होगी। साथ ही जो कर्मचारी विशेषज्ञता है वो भी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड आपका जो आता है सिद्धांत वो अधिकार उत्तरदायित्व का आता है, जिसमें जो किसी भी पदाधिकारी को जितना अधिकार दिया गया है उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। अतः जैसे कि कोई आपका कोई भी अधिकारी होगा, उसको कोई भी वर्क दिया गया है, कोई भी काम दिया गया है, तो उसको उतना ही काम दिया जाना चाहिए जितना उसका अधिकार है, एक्स्ट्रा काम नहीं देना चाहिए। इससे आपका प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। थर्ड आपका अनुशासन आता है। अनुशासन में प्रशासन में नियमों का पालन और अनुशासन आवश्यक होता है, जिससे कि कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। फोर्थ आपका एकता का आदेश। जो कर्मचारी होते हैं वे केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए उन्हें, जिससे कि जो भ्रम की स्थिति है वो न उत्पन्न हो और कार्य प्रणाली भी स्पष्ट रहे। फिफ्थ आपका आदेश की श्रृंखला आती है, जिसमें जो प्रशासनिक संरचना है वो एक निश्चित श्रृंखला में चलती है, जैसे कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इससे सूचना का प्रवाह और नियंत्रण सुगम हो जाता है। सिक्स्थ आपका समानता था, इक्वालिटी। जो आपके सभी प्रकार के कर्मचारी या नागरिक होते हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि उनकी विश्वसनीयता भी बढ़े। सेवंथ आपका प्रेरणा और मानवीय संबंध, जिसमें कर्मचारियों की भावनाओं को भी समझना चाहिए और उनके जो आवश्यकता है, उनके जो भी संबंध है उनको हमें समझना चाहिए, जिससे कि उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो सके। तो इनके प्रभाव बता देते हैं। प्रभाव से क्या होता है, जो आपके सिद्धांत है इनका पालन करने से लोक प्रशासन अधिक संगठित, उत्तरदायी और जनहितैषी बनता है और इनसे कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही भ्रष्टाचार, अराजकता को कम करने में सहायक होते हैं। अब हम आपका एल्टन मोयो के मानव संबंध सिद्धांत की विवेचना कर लेते हैं। जो आपके एल्टन मोयो जी है वे आपके एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री थे, जिन्होंने हॉथोरन प्रयोग के माध्यम से यह बताया था। जो 1920 में उन्होंने एक हॉथोरन प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो केवल भौतिक परिस्थितियां है वे कर्मचारियों की कुशलता को नहीं बढ़ाती है, बल्कि मानवीय व्यवहार, भावनाएं और आपसी संबंधों को भी बढ़ाती है। तो जो मतलब आपकी जो वेतन वगैरह हो गया या जो भी प्रकाश हो गया या किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन हो गया, वही आपकी कर्मचारियों की कार्यकुशलता को नहीं बढ़ाएगी,
साथ ही जो आपके भावनाएं होती है कर्मचारियों की, अगर हम उनको भी समझेंगे तो उससे भी उनकी कार्यकुशलता पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मानव को केवल मशीन न समझे। जो मानव है उसको आपको एक भावनात्मक रूप से भी देखना चाहिए कि उसको कितना काम देना चाहिए, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए। आप उसे मशीन की तरह लगातार काम दे रखेंगे विदाउट आराम के, तो वह भी आपका गलत होगा। सेकंड, आपका सामाजिक समूह का प्रभाव। जो आप कर्मचारी होते हैं वे जिस भी समूह में काम करते हैं तो उसके जो साथी है या उसका जो भी पर्यावरण है आसपास का, उससे भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा टीम वर्क होगा वैसे ही फिर आपका कर्मचारी भी काम करेगा। थर्ड, आपका प्रेरणा का नया दृष्टिकोण। मेयो जी कहते हैं कर्मचारियों को केवल वेतन या भौतिक सुविधाएं देने से ही नहीं, बल्कि उनका जो मानवीय व्यवहार है या उनकी जो भागीदारी है उनको समझने से भी उनको बहुत ही प्रेरित होते हैं वे। फोर्थ आपका आता है प्रबंधन में संवाद का महत्व। जो संगठन होता है वो खुला और पारदर्शी संवाद कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे कि सम्मानित भी महसूस करते हैं और बेहतर योगदान भी देते हैं। प्रभाव देख लेते हैं। जो एल्टन मेयो का जो भी सिद्धांत है, इसने प्रशासनिक दृष्टिकोण को यांत्रिक मॉडल से हटाकर मानव केंद्रित मॉडल की ओर मोड़ा, जिससे कि जो कर्मचारी है वे संतुष्ट भी हो, उनकी उत्पादन क्षमता भी उन्होंने बढ़ाई, साथ ही संगठन के प्रति वफादारी भी दिखाई दी। तो इतने सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में आप लिखें जो लोक प्रशासन के सिद्धांत है वो प्रशासन को कुशल, अनुशासित और उत्तरदायी बनाते हैं, और जो एल्टन मेयो का मानव संबंध सिद्धांत है वो कर्मचारियों की भावनाओं जरूरतों को भी समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद हम आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखें आवर्तन प्रयोग के विशेष संदर्भ में एल्टन मेयो का मानव संबंधी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। साथ ही एल्टन मेयो का मानव संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखे। परिचय में हम लिखे जो प्रशासन और प्रबंधन का क्षेत्र है उसमें कर्मचारियों के व्यवहार, भावना और संबंधों का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। जो आपकी 20वीं सदी थी उसके शुरुआत में यह माना जाता था कि जो कर्मचारी है वे केवल वेतन या काम के घंटे पर ही अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्टन मेयो जी ने सिद्ध करा कि जो आपके कर्मचारियों की भावनात्मक सोच होती है, अगर हम उसको भी समझेंगे तो उससे भी हमें हमारी उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें आवर्तन प्रयोग के विशेष संदर्भ में एल्टन मेयो के मानव संबंधी सिद्धांत की चर्चा। जो आपका आवर्तन प्रयोग था वो आपको 1924 से 1932 के बीच अमेरिका के शिकागो शहर की वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में हुआ था, और जो आपका इसका नेतृत्व किया था वो एल्टन मेयो और उनके साथियों ने किया था। इसके जो आपका ये प्रयोग है आपका 4 चरणों में हुआ था, जिसमें आपका सबसे पहले प्रकाश प्रयोग आया था, जिसमें कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने की कोशिश की गई, जिससे कि और जो आपका निष्कर्ष निकला वो निकला कि गुणवत्ता में सुधार केवल प्रकाश बदलने से नहीं हुआ, बल्कि यह भी पता चला कि जो आपका कर्मचारी है वो यह महसूस कर रहे थे कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है। सेकंड, आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम, जो कि आपका कुछ महिलाओं को एक अलग कमरे में रखकर उनके काम के घंटे, विश्राम समय और वेतन को बदलते हुए काम करवाया गया था। और इसका जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जो आपका एक समूह में काम कर रही थी उनके साथ सकारात्मक व्यवहार किया गया। थर्ड, आपका इंटरव्यू प्रोग्राम आता है, जिसमें लगभग 20,000 कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया गया। उससे पता चला कि जो आपके काम है, सहयोग है, पर्यवेक्षक है, उनके व्यवहार को लेकर संवेदनशील होते हैं। वे केवल पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि सम्मान, समझदारी और सामाजिक जुड़ाव के लिए भी काम करते हैं। फोर्थ, आपका आता है बैंक वायरिंग रूम प्रयोग, जिसमें बताया गया कि जो कर्मचारियों का व्यवहार है वो केवल प्रबंधन द्वारा तय नियमों से नहीं चलता, बल्कि जो उनके बनाए गए औपनिवेशिक नियम भी है उनके आधार पर भी काम के तरीकों को प्रभावित किया जाता है। इसके निष्कर्ष में हम आपका जो लिखे हैं एल्टन मेयो का जो मानव संबंधी सिद्धांत है, ये आपका कर्मचारियों की कार्य क्षमता केवल आर्थिक लाभ से नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार से भी प्रभावित होती है। साथ ही आपका एक अच्छा वातावरण, सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध और प्रबंधन का सहयोग रवैया कर्मचारी भी करते हैं। संगठन में अनौपचारिक समूह की उपस्थिति और उनका प्रभाव भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही जो संवाद प्रशंसा है वो भी कर्मचारियों को सम्मान और आत्मसंतुष्टि देता है। अब हम आपका एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले व्यावसायिक हितों की उपेक्षा आता है। जो सिद्धांत है कर्मचारियों को सामाजिक पक्ष पर जोर देता है, जिससे कि आर्थिक हित को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया जाता है। थर्ड, आपका सेकंड, आपका प्रयोग की सीमितता, जो आपका आवर्तन प्रयोग है ये कुछ विशेष कर्मचारियों सीमित समय में किया जाता है, जिससे जो प्राप्त निष्कर्ष है उन सभी को संगठन या कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाता है। थर्ड, आपका संगठन के औपचारिक ढांचे की अनुदेखी आता है। जो आपका सिद्धांत है ये अनौपचारिक समूह की भूमिका पर तो जोर देता ही है, साथ ही वे संगठन के नियम, लक्ष्यों और कार्य विधियों जैसे औपचारिक पक्षों की भी चर्चा कम करता है।
फोर्थ आपका जो प्रबंध के नियंत्रण का साधन होगा, इसमें मैं का जो मानव संबंधी सिद्धांत है वो वास्तव में कर्मचारियों पर नियंत्रण बनाए रखने का एकमात्र तरीका है, जो कि आपका कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है। फिफ्थ आपका आता है हर परिस्थितियों में लागू नहीं। जो आपका सिद्धांत है ये आपका कुछ ही परिस्थितियों में लागू होता है, हर परिस्थितियों में हर औद्योगिक वातावरण में इसको लागू करना उपयुक्त नहीं होगा। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका मानव संबंधी सिद्धांत है वो प्रशासन और प्रबंधन संबंधी सोच को नई दिशा देता है, और जो ये सिद्धांत है इसकी आपकी कुछ सीमाएं भी आलोचनाएं भी है, लेकिन इसका जो ऐतिहासिक महत्व प्रशासनिक सोच है उस पर प्रभाव असाधारण है। तो इसी प्रकार से आप इतना छोटा सा एक निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका फ्रेडरिक्स द्वारा दिए गए फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल का समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे। साथ ही विकासशील समाजों को समझने के लिए इसकी प्रासंगिकता का व्याख्या करेंगे, और जो विकासशील समाज के लिए रिक्स के पारिस्थितिक उपागम है उसका भी परीक्षण करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका विकासशील देश होते हैं उनकी प्रशासनिक प्रणाली को समझना एक जटिल कार्य है, क्योंकि वे ना तो आपके परंपरागत होती है और न ही वे आपके आधुनिक होती है। तो इसी को समझने के लिए अमेरिकी जो एक विचारक थे फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी, उन्होंने एक अपना दृष्टिकोण दिया था जिसमें उन्होंने पारिस्थितिक उपागम को बताया था, और जो आपके दृष्टिकोण है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को प्रशासन का विश्लेषण करता है। साथ ही जो रिक्स का सबसे प्रसिद्ध मॉडल है वो आपका फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल है, जिसमें प्रशासनिक विकास को 3 अवस्थाओं में दर्शाया गया। तो इसी प्रकार से एक छोटा सा परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखे हैं फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल का समालोचनात्मक परीक्षण। जो आपका ये रिक्स का मॉडल है प्रशासनिक विकास को 3 प्रकार से समाज में वर्गीकृत करता है, जिसमें आपका एक आता है फ्यूज्ड समाज, जो कि एक पारंपरिक समाज होता है जिसमें परिवार, धर्म, राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था जैसे कार्य कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होता है। सेकंड आपका डिफ्रैक्टेड समाज आता है, जिसमें आधुनिक और जटिल समाज होता है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के कार्य स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। थर्ड आपका प्रिज्मेटिक समाज आता है, जिसमें संक्रमण जो आपके समाज होता है आपका संक्रमणकालीन समाज होता है, जिसमें फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड के बीच ये स्थित होता है। अब हम आपका प्रिज्मेटिक समाज की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था फॉर्मल और इनफॉर्मल संरचनाओं का सहअस्तित्व, जैसे कि संविधान कुछ कहता है लेकिन व्यवहार में कुछ और होता है। सेकंड आपका विविध संरचना है, जिसमें समाज में परंपरागत, धार्मिक और आधुनिक विचारधाराओं का मिश्रण होता है। थर्ड आपका भूमात्मकता, जिसमें एक ही व्यक्ति कई तरह की भूमिकाएं निभाता है, जैसे एक नेता धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में एक साथ जुड़ाव रखता है। फोर्थ आपका आता है विचलन और भ्रष्टाचार, जिसमें औपचारिक नियमों के अनदेखे और अनौपचारिक तरीका अपनाए जाते हैं। अब हम आपकी इसका इस समालोचनात्मक परीक्षण कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देखेंगे। सकारात्मक पक्ष में देखेंगे जो आपका रिक्स का मॉडल है वो विकासशील देशों की वास्तविक स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। साथ ही हमें बताता है कि क्यों पश्चिमी प्रशासनिक सिद्धांत विकासशील देशों में लागू नहीं हो पाते। और जो आपका ये मॉडल है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को समझने के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है। अब हम आपके इसके कुछ नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं, जिसमें जो आपका ये मॉडल है अधिक सैद्धांतिक है और इसे व्यवहारिक रूप में लागू करना कठिन है। और यह मॉडल आपका विकासशील देशों को इस अवस्था में दर्शाता है जबकि वे निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। यह आपका कुछ मामलों में अधिक सामान्यकरण भी हो जाता है, और यह आपका पश्चिमी और गैर पश्चिमी समाजों के बीच एक प्रकार की श्रेष्ठता भावना पैदा कर सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका विकासशील समाजों के लिए रिक्स के पारिस्थितिक उपागम का परीक्षण करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले पारिस्थितिक उपागम समझ लेते हैं। पारिस्थितिक उपागम क्या होता है? इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच आपका एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है जो प्रशासन को समाज के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण से जोड़ता है। वे कहते हैं कि किसी भी देश की प्रशासनिक प्रणाली को उसके पर्यावरण के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है जो प्रशासनिक प्रणाली है अपने समाज के मूल्य, परंपरा और व्यवहार से गहराई से जुड़ी होती है। साथ ही पश्चिमी देशों के प्रशासनिक व्यवस्था को विकासशील देशों में हुबहू लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही पारिस्थितिक उपागम स्थानीय आवश्यकता और सामाजिक संरचनाओं को ध्यान में रखकर प्रशासन का विकास करने पर बल देता है। अब हम इसके प्रासंगिकता देख लेते हैं, जिसमें आपका जो विकासशील देश है उनमें प्रशासनिक सुधार लाने के लिए यह जरूरी होता है कि उनके समाज की वास्तविकताओं को समझा जाए। साथ ही जो आपका उपागम है सरकार को स्थानीय स्तर पर काम करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह आपका सामाजिक विविधता, जातीयता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखकर नीति निर्माण की सिफारिश करता है। अब हम आपकी इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है जो आपके दृष्टिकोण है अत्यधिक व्यापार और जटिल हो सकता है, जिससे कि नीति निर्माताओं को स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि जो आपका उपागम है अत्यधिक सैद्धांतिक और व्यवहारिक निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में हम लिखें जो आपका फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टिव मॉडल है और जो आपका पारिस्थितिक उपागम है, ये दोनों ही विकासशील समाजों को प्रशासनिक जटिलताओं को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी होती है।
इनमें कहा गया है जो प्रशासन है वो केवल तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में भी देखा जाना चाहिए। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपका देखेंगे सुशासन से क्या अभिप्राय है। खैर सुशासन की विशेषताओं की विवेचना करेंगे। साथ ही वैश्वीकरण के युग में ध्यान नेटवर्क गवर्नेंस पर अधिक और सरकार पर कम है, इस पर भी टिप्पणी करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका आज का समय है वो आपका उसमें सुशासन किसी भी लोकतंत्र की सफलता की पहचान मानी जाती है। और जो आपका ये समय है जो आपका दूसरी ओर वैश्वीकरण का युग है, इसमें पारंपरिक सरकारों की भूमिका धीरे धीरे बदल रही है और जो प्रशासन की प्रक्रिया है उसमें नेटवर्क गवर्नेंस का महत्व बढ़ रहा है। तो अब हम आपका ये आपका एक छोटा सा परिचय होगा। देन हम आपका लिखेंगे सुशासन से क्या अभिप्राय है और इसकी विशेषताओं की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका सुशासन देख लेते हैं। सुशासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है। तो गुड गवर्नेंस आपका एक प्रकार का प्रशासन होता है जिसमें जनता के कल्याण को केंद्र में रखा और पारदर्शी, जिम्मेदार, निष्पक्ष और भागीदारी रूप से संचालित किया जाता है। अब हम आपका सुशासन की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले भागीदारी आती है, जो कि शासन में जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, विशेषकर नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में। सेकंड, उत्तरदायी, जो प्रशासनिक अधिकार और संस्थान होते हैं वे अपने कार्य के लिए जनता को उत्तरदायी होने चाहिए। थर्ड, आपका पारदर्शिता, निर्णय और प्रक्रिया स्पष्ट और समझने योग्य हो ताकि नागरिक भरोसा भी कर सके। फोर्थ, आपका कानून का शासन होना चाहिए जो सभी नागरिकों और अधिकारियों पर समान रूप से होना चाहिए। फिफ्थ, आपका प्रभावशीलता और कार्यक्षमता, जो इसमें संसाधनों का सही उपयोग किया जाए और साथ ही समयबद्ध रूप से परिणाम भी प्राप्त किए जाए। सिक्स्थ, आपका समानता और समावेशन, जो आपके सभी वर्ग उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। जो आपके कमजोर वर्ग हो गए उन सभी को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना। सेवंथ, आपका सहमति निर्माण, जिसमें विविध हितों के बीच संतुलन बनाकर सर्वमान्य निर्णय लेना। एट्थ, आपका संवेदनशीलता आती है, जो कि शासन तंत्र को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और तत्पर होना चाहिए। तो अब हम आपका सुशासन का महत्व देख लेते हैं। जो आपका सुशासन है वो आपकी शासन की गुणवत्ता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही वो आपका लोकतंत्र को भी मजबूत करता है जिससे कि भ्रष्टाचार कम होता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। अब हम आपका लिख लें वैश्वीकरण के युग में नेटवर्क गवर्नेंस की भूमिका। जो आपका नेटवर्क गवर्नेंस है वो आपका एक प्रकार की सरकार ने तो है ही, साथ में उसमें आपका एक निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थायी समुदाय भी मिलकर नीति निर्माण और कार्यान्वयन में भाग लेते हैं। और जो आपकी ये अवधारणा विशेष रूप से वैश्वीकरण के टाइम पे आई थी। तो अब हम आपका वैश्वीकरण और नेटवर्क गवर्नेंस देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले भूमिका का परिवर्तन आता है। पारंपरिक सरकार आपका निर्णय लेने वाली इकाइयां नहीं रही बल्कि वे आपके विभिन्न साझेदारी के साथ मिलकर नीति निर्माण में लगी है। सेकंड, आपका निजी क्षेत्र की भूमिका, जो आपका वैश्विक व्यापार और उदारीकरण है उसके कारण ही हम निजी कंपनियों भी समाज के विकास में भाग ले रही है। थर्ड, आपका सिविल सोसाइटी और एनजीओ, जो आपके एनजीओ वगैरह हो गए, गैर सरकारी संगठन हो गए या आपकी कोई भी सिविल सोसाइटी हो गई, वे सभी आपके इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी शासन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। और आपका आता है तकनीकी प्रभाव, जो कि इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से सरकार और जनता के बीच संवाद और सहभागिता आसान हो गई है। इसके लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ में हम देखें निर्णय अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी बनते हैं, साथ ही स्थानीय जरूरत और समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा और हल किया जा सकता है। थर्ड, आपका सरकार पर बोझ कम होता है, प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ती है। तो इसके बाद हम आपका एक छोटी सी चुनौती लिख लें। चुनौती में हम लिखेंगे समन्वय की कठिनाइयां, विभिन्न हितधारकों के बीच टकराव, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा, साथ ही कमजोर वर्गों की आवाज दब जाएगी जिससे कि नेटवर्क में शक्ति असमान हो जाएगी। अब हम आपका एक निष्कर्षात्मक टिप्पणी भी लिख लेंगे। तो निष्कर्षात्मक टिप्पणी में हम लिखे जो आपका ये युग है शासन की प्रक्रिया के केंद्रीकृत प्रणाली से हटकर बहुअभिकरणीय नेटवर्क की ओर बढ़ चुकी है। इसमें आपका विभिन्न संस्थाएं मिलकर शासन को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम लिखें जो आपका सुशासन है उसमें वे आपका एक प्रकार का आदर्श होता है जिसमें कि जिसकी ओर प्रत्येक लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। और जो आपका नेटवर्क गवर्नेंस है वो इसी परिवर्तन की पहचान है जो सुशासन की अवधारणाओं को और अधिक व्यावहारिक और समावेशी बनाने की दिशा में एक नया मार्ग प्रस्तुत करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपका लोक प्रशासन के विकास में कौटिल्य के योगदान का संक्षेप में परिचय करेंगे, साथ ही लोक प्रशासन का अर्थ क्या है उसको देखेंगे और आधुनिक लोक प्रशासन की सैद्धांतिक यात्रा का वर्णन करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम लिखें जो आपका लोक प्रशासन है वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो आपका भारत में कौटिल्य है उन्होंने लोक प्रशासन के प्रारंभिक सिद्धांतों में से गिना। जो उनका अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें माध्यम से उन्होंने शासन, प्रशासन और नीतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया।
तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें लोक प्रशासन का अर्थ एवं आधुनिक सैद्धांतिक यात्रा। इसमें हम आपका सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ देख लेते हैं। तो लोक प्रशासन आपका एक प्रकार का ढांचा या तंत्र होता है जिसमें आपका सरकार अपने कार्यों को योजनाबद्ध और संगठित रूप से संपन्न करती है और यही आपका सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। अब हम आपका लोक प्रशासन की प्रमुख गतिविधियां देख लेते हैं। इसमें आपका नीति निर्माण और क्रियान्वयन में आवश्यक होती है, साथ ही लोक सेवाओं का प्रबंधन भी करती है और कानून व्यवस्था बनाए रखती है और विकास कार्यक्रमों का संचालन करती है। अब हम आपका आधुनिक लोक प्रशासन की सैद्धांतिक यात्रा देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले शास्त्रीय युग आता है जो कि आपका 1887 से 1930 ईस्वी तक चला। और जो आपका ये युग था ये वुड्रो विल्सन के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। साथ ही इसमें प्रशासन को राजनीति से अलग कर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने पर बल दिया गया। और जो आपके हेनरी फेयल या मैक्स वेबर और लूथर गोलिक जैसे जो विद्वान थे उन्होंने आपके प्रशासन के सिद्धांतों जैसे पोस्ट DCORB को विकसित किया। सेकंड आपका जो युग आता है वो प्रयोगवादी युग आता है जो कि आपका 1930 से 1950 तक चला। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध और व्यवहारिक विज्ञान का प्रभाव था। साथ ही अल्टन मेन के जो आर्थिक प्रयोग थे उन्होंने मानवीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। थर्ड आपका व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण आता है जो कि आपका 1950 से 1970 तक चला। ये प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा गया इसमें, और साथ ही विभिन्न अवयवों का आपसी संबंध होता है ये बताया गया। कटाजोर खान, चेस्टर बेनोट जैसे विचारक थे, इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। फोर्थ आपका प्रासंगिकतावादी युग आता है जो कि आपका 1970 से 1990 तक चला। यह आपका फ्रेडरिक्स के पारिस्थितिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। साथ ही जो विकासशील देशों की प्रशासनिक समस्या उसके पर भी विशेष चर्चा की गई है। फिफ्थ आपका नवलोक प्रशासन आता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है जो कि आपका 1971 में हुआ था। यह प्रशासन को अधिक मानव और समाज उपयोगी बनाने पर जोर देता है। साथ ही समानता, न्याय और भागीदारी की बात भी इसमें की गई है। सिक्स्थ आपका नवलोक प्रबंधन आता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है जो कि आपका 1990 के बाद चला। यह आपका निजी क्षेत्र की कार्यशैली अपनाने पर बल देता है। साथ ही दक्षता, परिणाम, जवाबदेही और ग्राहक उन्मुखता भी इसमें प्रमुख लक्ष्य है। सेवेंथ आपका सुशासन और नेटवर्क गवर्नेंस का युग आता है जो कि आपका 2000 के बाद चला। इसमें शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और भागीदारी को मुख्य रूप से शामिल किया गया। साथ ही सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर शासन प्रक्रिया में भाग लेने लगे। अब हम आपका लिख लेते हैं लोक प्रशासन के विकास में कौटिल्य का योगदान। तो आपका कौटिल्य थे या चाणक्य थे, और वे मौर्य काल के आपके एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे जैसे कि आप जानते ही थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने शासन व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे, नीति निर्माण, गुप्तचर तंत्र, सैन्य संगठन, आर्थिक प्रबंधन, न्याय और दंड नीति का विस्तार से वर्णन किया था। अब हम आपका कौटिल्य के योगदान की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा आता है। जो कौटिल्य जी थे उन्होंने राजा, मंत्री, अमात्य, जनपद, कूटनीति और कर प्रणाली आदि का विस्तार से वर्णन किया। सेकंड आपका नीति और योजना पर जोर जो आपका अर्थशास्त्र पुस्तक थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि एक सशक्त राज्य के लिए नीति निर्माण और उसका कुशल कार्यान्वयन अक्षर आवश्यक है। थर्ड आपका गुप्तचर व्यवस्था आती है। कौटिल्य ने शासन में गुप्तचर और जासूसों की महत्ता भी बताई जो कि सुरक्षा, आंतरिक और नियंत्रण कार्यों की विश्वसनीयता के लिए जरूरी थी। फोर्थ आपका दंड नीति आती है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित दंड और न्याय की व्यवस्था की गई थी। फिफ्थ आपका प्रशासन में नैतिकता और कर्तव्य बोध आता है। जो राजा और कर्मचारी थे उनके कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या की गई थी। साथ ही यह बताया गया था कि शासक को प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो आपका कौटिल्य जी का विचार है वो केवल प्राचीन भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक प्रशासनिक सोच को भी जन्म दे दिया जो कि आज भी नीतिगत निर्णय, नीति विज्ञान, लोक प्रशासन और सुशासन के आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका लिखें जो आपका लोक प्रशासन है वो सरकारी मशीनरी चलाना ही नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और लोकतंत्र को प्रभावी बनाने का भी एक माध्यम है। और जो आपका कौटिल्य जी थे उनके जो अर्थशास्त्र उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उनमें जो भी उनके प्रशासनिक सिद्धांत थे वे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वे आज भी आपके नीति निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें हम आपका संक्षेप में लोक प्रशासन के विकास का अनुरेखन करेंगे, साथ ही समकालीन समय में इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे और भारत में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका को भी देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका लोक प्रशासन है वो किसी भी देश के शासन तंत्र की रीढ़ होता है, और जो भारत में स्थानीय स्वशासन है उसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी ने इस व्यवस्था को और अधिक समावेशी और सशक्त बनाया। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय लिख कंप्लीट हो जाएगा। परिचय के बाद हम आपका लिखें लोक प्रशासन के विकास का संक्षिप्त अनुरेखन और समकालीन महत्व। तो सबसे पहले हम आपका लोक प्रशासन का विकास देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहले प्रारंभिक चरण आता है जो कि आपका 1887 में हुआ था। इसमें आपका पहली बार वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक निबंध लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके माध्यम से इसका
प्रारंभ माना जाता है। सेकंड आपका शास्त्रीय सिद्धांत आता है जो कि आपका 1900 से 1930 के बीच में चला। इसमें आपका प्रशासन को एक संगठनात्मक ढांचे के रूप में देखा गया। थर्ड आपका मानव संबंधी दृष्टिकोण आता है जो कि आपको 1930 से 1950 तक चला। इसमें आपका आर्तन प्रयोग के आधार पर कर्मचारियों की भावना और समूह व्यवहार को महत्व दिया गया। फोर्थ आपका प्रणाली दृष्टिकोण और व्यवहारवाद आता है जो कि आपको 1950 से 1970 तक चला। इसमें प्रशासन को एक जीवन सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा गया और उसमें पर्यावरण, मानवीय व्यवहार और नीति निर्माण पर ध्यान दिया गया। फिफ्थ आपका प्रासंगिकतावादी लोक प्रशासन आता है जो कि आपको 1970 से 1990 तक चला। इसमें प्रशासन को न्याय, समानता और जनसेवा के संदर्भ में परिभाषित किया गया। सिक्स्थ आपका नवलोक प्रबंधन और सुशासन आता है जो कि आपको 1990 से लेकर आज तक चल रहा है। इसमें प्रशासन में निजी क्षेत्र की कार्य प्रणाली को अपनाया गया। अब हम आपका समकालीन समय में लोक प्रशासन का महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले नीति कार्यान्वयन आता है जो कि सरकार की योजना या कोई भी कार्यक्रम होती है उसमें आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नीति निर्माण में। सेकंड आपका संसाधन की स्थापना आती है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनहित को सुनिश्चित करता है। थर्ड आपका जनसेवा का माध्यम होता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार जैसी जो मूलभूत सेवाएं उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। फोर्थ आपका आपदा प्रबंधन और तकनीकी उपयोग आता है जो आपको कोविड-19 जैसी महामारी हो गई उनमें प्रशासन की भूमिका जीवन रक्षक रही है। फिर आपका आता है डिजिटलीकरण और नवाचार जो आपका डिजिटल इंडिया या ई गवर्नेंस जैसे जो भी कार्यक्रम है उनके माध्यम से भी लोक प्रशासन को अधिक सक्षम बनाया गया है। अब हम आपका भारत में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका स्थानीय स्वशासन देख लेते हैं। तो स्थानीय स्वशासन आपका एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जनता द्वारा चुनी गई संस्थाओं के माध्यम से शासन किया जाता है और ये आपका भारत में पंचायती राज संस्था और नगर निकायों के माध्यम से कार्य करता है। अब हम आपका महिलाओं की भागीदारी की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले जो आपका संविधान का 73वां संशोधन किया था जो कि आपको 1992 में किया गया था। इसमें पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया था और बाद में आपका कई राज्यों में बढ़कर 50% भी कर दिया गया था। अब हम आपका स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की प्रमुख भूमिकाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले राजनीतिक भागीदारी आ जाता है। लाखों महिलाएं सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य आदि पदों पर चुनी गई। सेकंड आपका आत्मनिर्माण, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में योगदान। महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बाल विवाह, जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। थर्ड आपका सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत जो महिला प्रतिनिधि थे उन्होंने कई जगह पर शराबबंदी, घरेलू हिंसा विरोध और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। फोर्थ आपका सशक्तिकरण की प्रक्रिया, इसमें निर्णय लेने की शक्ति मिलने से महिलाएं अब सिर्फ केवल घर तक सीमित नहीं रही बल्कि वे ग्राम स्तर पर भी नेतृत्व करने लगी। तो इतने के बाद हम आपके एक छोटी सी चुनौती लिखे हैं। चुनौती में हम लिखे हैं जो आपके स्थान है इसमें आपका प्रॉक्सी प्रतिनिधि यानी पुरुष परियोजनाओं के नियंत्रण की स्थिति थी। इसमें शिक्षा की कमी और प्रशिक्षण की जरूरत थी, साथ ही सामाजिक रूढ़ी और भेदभाव भी इसमें किया गया था। तो जो आपकी ये महिला प्रतिनिधि के सामने जो चुनौती थी इन सभी से आपके प्रभावी नेतृत्व स्थापित हुआ जिससे कि समाज में बदलाव की लहर भी आई थी। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखे हैं। निष्कर्ष में हम लिखे हैं जो आपका लोक प्रशासन है वो आपका समय के साथ अपने स्वरूप और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव देता है। साथ ही जो आपका स्थानीय स्वशासन है उसमें महिलाओं की भागीदारी ने भारतीय लोकतंत्र को नया आयाम दिया, जिससे कि महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति ने प्रशासन में नैतिकता, संवेदनशीलता और सेवाभाव को प्रोत्साहित किया। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपका प्रशासन में जेंडर के अर्थ को समझेंगे, साथ ही उसके मानदंडों के प्रकार का संक्षेप में विश्लेषण करेंगे और हम मैक्स वेबर के नौकरशाही के वैधानिक तर्कसंगत उपक्रम की विवेचना करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका प्रशासन है इसमें जेंडर का जो विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के साथ भेदभाव करना प्रशासन के उद्देश्य के विपरीत है। और जो आपका मैक्स वेबर का द्वारा नौकरशाही का वैधानिक तर्कसंगत मॉडल है वो आपको आज भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें प्रशासन में जेंडर का अर्थ और मानदंडों के प्रकार। तो सबसे पहले जेंडर का मतलब जैसे कि आप जानते हैं जैविक लिंग होता है, ये आपका कोई सीमित नहीं है बल्कि आपका एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। इसमें पता चलता है कि पुरुषों, महिलाओं और अन्य लैंगिक समूह से समाज की अपेक्षाएं करता है, उनकी भूमिका, अधिकार और अवसर क्या होंगे। अब हम आपको प्रशासन में जेंडर का महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले नीति निर्माण में लैंगिक संवेदनशीलता लाना होता है। सेकंड आपका महिलाओं, ट्रांसजेंडर जैसे जो आशय है उनके समूह की भागीदारी बढ़ाना होता है। थर्ड आपका सेवा वितरण में समावेशिता को बढ़ावा देना होता है। अब हम आपका जेंडर मानदंडों के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले लैंगिक भूमिका आता है, जिसमें समाज बताता है कि एक महिला या पुरुष को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सेकंड आपका लैंगिक समाजीकरण आता है, जिसमें बचपन से ही लड़के लड़कियों को अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। थर्ड आपका लैंगिक असमानता आता है, जिसमें शिक्षा, नौकरी, वेतन, स्वास्थ्य और राजनीति में लैंगिक भेदभाव प्रशासनिक नीति और व्यवहार में भी देखने को मिलता है। फोर्थ आपका लैंगिक सशक्तिकरण आता है,
इन उपायों का समावेश करने से महिलाओं और अन्य आशय पर रहे लैंगिक समूह को सहायता बनाया जाता है। अब हम आपका सरकारी योजनाओं में जेंडर समावेश के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है, फिर आपका मिशन शक्ति आता है, फिर आपका पोस्ट अधिनियम होगा जो कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी कानून है। अब हम आपका मैक्स वेबर के नौकरशाही के वैधानिक तर्कसंगत उपागम की विवेचना कर लेते हैं। जो मैक्स वेबर जी थे वे आपके एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उन्होंने नौकरशाही को एक आदर्श प्रकार के रूप में देखा, इसी पे उन्होंने आपका एक वैधानिक तर्कसंगत व्यवस्था बताया। तो अब हम आपके नौकरशाही की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें आपका स्पष्ट पदानुक्रम होता है, प्रत्येक पद पर स्पष्ट अधिकार और दायित्व होते हैं जो कि ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित होते हैं। सेकंड, आपका नियमों और कानूनों द्वारा शासन होता है, जिसमें प्रत्येक कार्यों को नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाता है, जिससे कि समानता और पूर्व नियमितता भी बनी रहती है। थर्ड, आपका निष्पक्षता और व्यक्ति विहीनता होता है, जिसमें निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं या संबंधों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि नियमों और योग्यता के अनुसार होता है। फोर्थ, आपका विशेषीकरण आता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को किसी विशेष कार्य में विशेषज्ञता हासिल होती है। फिफ्थ, आपका योग्यता आधारित भर्ती होती है, जिसमें चयन पदोन्नति योग्यता और परीक्षाओं के आधार पर होती है। सिक्स्थ, आपका दस्तावेजीकरण आता है, जिसमें सभी निर्णयों और प्रक्रियाओं का विधिवत दस्तावेज किया जाता है। अब हम इसकी कुछ उपलब्धि देख लेते हैं। जो आपका मॉडल है प्रशासन में स्थायित्व, विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं, साथ ही बड़े संगठनों के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं और भ्रष्टाचार और पक्षपात को कम करने में भी उपयोगी साबित होता है। इसकी कुछ आलोचना कर लेते हैं। इसकी आलोचना में हम आपका जटिलता और विलंब लिखे हैं, जो कि अत्यधिक नियमों और औपचारिकता के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। साथ ही मानवीय पक्ष अनदेखी होती है, कर्मचारियों की भावना और सामाजिक पक्षों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और रचनात्मकता की कमी आती है, जिसमें नियमबद्धता के कारण नवाचार और लचीलापन बाधित होता है। फोर्थ, आपका आता है लाल फीताशाही, जो कि अनावश्यक दस्तावेज प्रक्रिया कार्यक्षमता को कम करता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे जो प्रशासन में जेंडर की समझ है वो समाज विशेषता एक प्रगतिशील और न्यायसंगत समाज की पहचान है। जो आपका आज का टाइम है इसमें आपका प्रशासन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक न्याय, संवेदनशीलता और समावेशिता का वाहक भी है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपका मिनोबुक सम्मेलन के संदर्भ में नवीन लोक प्रबंधन पर एक निबंध लिखेंगे, साथ ही नवलोक प्रबंधन क्या है उसको देखेंगे और नवीन लोक प्रबंधन के सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखे हैं। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका लोक प्रशासन का स्वरूप है वो परिवर्तनशील होता है। इसमें आपका नवलोक प्रबंधन की अवधारणा सामने आती है, जो कि आपका एक विचार होता है जो विशेष रूप से 1980 के दशक में उभरा था। इसमें आपके कुछ वैचारिक जड़ें 1968 में आयोजित की गई थी, जो आपका मिनोबुक सम्मेलन से जुड़ी है। वहीं आपका नवलोक प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद हम लिखे मिनोबुक सम्मेलन और नवलोक प्रशासन की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम आपका मिनोबुक सम्मेलन देख लेते हैं, जो कि आपका 1968 में हुआ था। यह आपका सम्मेलन तो जो था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के मिनोबुक नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। इसमें आपका ड्वाइट वोल्ड और अन्य युवा विद्वानों ने पारंपरिक लोक प्रशासन की आलोचना की और जो आपका नवलोक प्रशासन की वकालत थी उसको किया, साथ ही समाज में न्याय, समानता और उत्तरदायित्व की भावनाओं को भी बढ़ाया। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं में देख लेते हैं। जो प्रशासन है वो केवल दक्षता के बजाय जनसेवा और सामाजिक न्याय पर भी ध्यान देता है। साथ ही नौकरशाही में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए और प्रशासनिक तटस्थता की जगह मूल्य आधारित कार्य प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। सेकंड, आपका नवलोक प्रबंधन आता है, जिसके हम सबसे पहले एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में हम आपका जो देखें आपका नवलोक प्रबंधन आपका एक प्रकार का प्रशासनिक दृष्टिकोण है, जिसमें सरकार के कार्यों में निजी क्षेत्र के प्रबंधन मॉडल को अपनाने पर बल दिया जाता है और इसका उद्देश्य सरकार को दक्ष, उत्तरदायी, परिणामों को और जनता के प्रति संवेदनशील बनाना होता है। तो इसका उद्भव देख लेते हैं। इसके उद्भव में हम आपका जो देखेंगे जो आपका 1900 के दशक में थैचर ब्रिटेन और रीगन अमेरिका में उपस्थित है, उनकी सरकारों ने सरकार कार्य प्रणाली में निजी क्षेत्र के तरीकों को अपनाया और ये आपका परिवर्तन उदारवाद से भी प्रेरित थी। अब हम आपका नवलोक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है निजी क्षेत्र की कार्यशैली अपनाना, जो कि सरकारी संस्था और व्यावसायिक तरीके से चलाना, जैसे कि लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान देना, परिणाम मापना। सेकंड, आपका उत्पादकता और दक्षता, संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। थर्ड, आपका प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जो कि विभिन्न सार्वजनिक और निजी सेवाओं प्रतिस्पर्धा लाकर सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना। फोर्थ, आपका आउटपुट पर बल, जिसमें सरकार द्वारा केवल प्रक्रियाओं पर नहीं बल्कि उनके प्रशासनिक परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करना। फिफ्थ, आपका ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण आता है, जो कि नागरिकों को ग्राहक मानते हुए उनकी संतुष्टि को प्राथमिकता देता है। साथ ही सिक्स्थ, आपका विकेंद्रीकरण आता है, जिसमें निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय क्षेत्रीय स्तर तक होती है। सेवंथ, आपका ठेके पर सेवाएं देना होता है, जो आपके सरकार होती है वह कई सेवाओं को निजी संस्थाओं या एनजीओ को ठेका पर देती है। एट्थ, आपका नियंत्रण की जगह प्रबंधन आता है, जिसमें नौकरशाही के कठोर निगरानी के स्थान पर लचीले प्रबंधन पर बल दिया जाता है। अब हम आपका नवलोक प्रबंधन के प्रभाव आलोचना देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखें। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा और लागत की कमी होगी। फोर्थ, आपका नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि होगा।
तो इस इतने के बाद हम आपकी एक छोटी सी आलोचना कर लेते हैं। आलोचना में हम लिखे हैं, सरकारी सेवाओं को निजीकरण गरीबों के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही सामाजिक न्याय की उपेक्षा हो गई और सभी क्षेत्रों में निजी मॉडल उपयुक्त नहीं होता है। साथ ही कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा में कमी आएगी। तो इतने सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें, जो आपका नवलोक प्रबंधन है वो प्रशासन को चुस्त, दक्ष और नागरिक केंद्रित बनाता है, और इसकी जो वैचारिक नींव है वो आपका विनोबेक सम्मेलन के में रखी गई थी। जो आपका पारंपरिक प्रशासन की सीमाओं को चुनौती दी गई, और जो आपका एनपीएम उसने शासन को नई दिशा दी, जिससे कि सामाजिक मूल्य, समानता और न्याय जैसे पहलों की अनदेखी भी की गई, और आज के समय आपको एक संतुलित मॉडल की आवश्यकता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जिसमें हम आपको लोक प्रशासन के नारीवाद सिद्धांतों का परीक्षण करेंगे। साथ ही लोक प्रशासन पर नारीवाद परिप्रेक्ष्य ने समावेशिता की दिशा में योगदान दिया है, उसकी भी व्याख्या करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में लिखें, जो आपका लोक प्रशासन है वो नीति और योजनाओं का संचालन तो करता ही है, साथ ही वो समाज के हर वर्ग की भागीदारी और समानता सुनिश्चित करने की भी एक प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो आपका महिला और पुरुष का असंतुलन बनाया, तो उसी असंतुलन को चुनौती देने के लिए नारीवाद सिद्धांत लोक प्रशासन में सामने आया, जो कि आपका लोक प्रशासन को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें, लोक प्रशासन में नारीवादी सिद्धांत का परीक्षण। इसमें आपका नारीवादी सिद्धांत क्या है उसको देख लेते हैं। तो नारीवादी सिद्धांत आपका एक प्रकार का वैचारिक दृष्टिकोण है, जिसमें कहा गया है कि जो महिला है उनको ऐतिहासिक रूप से प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों से वंचित रखा गया है। और जो आपका यह सिद्धांत है, प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं की समान भागीदारी, लैंगिक संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की मांग करता है। तो इसके प्रमुख तर्क और मुद्दे देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले लैंगिक असमानता आता है, जो कि महिलाएं प्रशासनिक सेवा में कम प्रतिनिधित्व रखती है। सेकंड, आपका गैर तटस्थ नीति निर्माण, जो आपकी कई नीति और योजनाएं वे लैंगिक रूप से तटस्थ मानी जाती है, परंतु जो वास्तव में पुरुषों की प्राथमिकता है उन पर भी आधारित होती है। थर्ड, आपका कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न होता है, जो कि महिलाओं को नौकरशाही में न केवल कम प्रतिनिधित्व मिलता है, बल्कि कई बार असमान वेतन, पदोन्नति में भी भेदभाव और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करती है। फोर्थ, आपका सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह होता है, जिसमें प्रशासनिक संस्थानों में सत्तात्मक सोच हावी रहती है, जिससे कि महिलाओं की क्षमताओं पर संदेह किया जाता है। अब हम आपका नारीवादी सिद्धांतों की मांग देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, साथ ही लैंगिक प्रभाव मूल्यांकन। थर्ड, आपका कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और फोर्थ, आपका प्रशासनिक प्रशिक्षण में लैंगिक मुद्दों को शामिल करना। अब हम आपका लोक प्रशासन पर नारीवादी परिप्रेक्ष्य समावेशिता की दिशा में योगदान देख लेता है, जिसमें आपका सबसे पहले नीति निर्माण में समावेशिता आते हैं। जो आपका नारीवादी दृष्टिकोण है उसने सरकार को यह बताया कि अलग अलग लिंगों की जरूरतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। सेकंड, आपका प्रतिनिधित्व में वृद्धि, आरक्षण, लैंगिक समानता कानून और जागरूकता अभियान के माध्यम से पंचायत में लेकर उच्च प्रशासनिक सेवा तक महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। थर्ड, आपका सेवाओं की संवेदनशीलता में सुधार आता है। जो आपका नारीवादी दृष्टिकोण है वो प्रशासन को अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाता है, जिससे कि महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस में महिला डेस्क और महिला सशक्तिकरण योजनाओं का संचालन प्रभावी रूप से हुआ। फोर्थ, आपका प्रशासनिक संस्थाओं में बदलाव आता है। जो कार्यस्थल पर नियोजित उत्पीड़न है, पोस्ट जैसे कानून है, वे मातृत्व अवकाश, लचीला कार्य समाज जैसे उपाय ने महिलाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और अनुकूल बनाया है। फिर आपका ट्रांसजेंडर और अन्य लैंगिक समूह का समावेश आता है। जो आपका नारीवाद परिचय था वो आपका महिलाओं के लिए तो काम करता है, साथ ही वो आपका LGBTQ+ समुदाय के लिए भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के समावेश बनाने की दिशा में कदम उठाता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में हम लिखें, जो आपका नारीवादी सिद्धांत है वो प्रशासन का दृष्टिकोण देता है, जिसमें आपका समानता, न्याय और सहभागिता को आवश्यक माना जाता है, और जो आपका इन दृष्टिकोण में महिलाओं के लिए तो काम करता है, साथ ही पूरे समाज के प्रशासन को अधिक न्याय संगत, उत्तरदायी और समावेशी भी बनाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जिसमें हम आपका कुछ शब्दों पर टिप्पणी करें, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सार्वजनिक निजी विभेद। सेकंड, आपका नेटवर्क शासन। थर्ड, आपका नवलोक सेवा। फोर्थ, आपका डिजिटल शासन। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में लिखेंगे, जो आपका पारंपरिक प्रशासन है वो आपका कठोर भी है, नौकरशाही के अंतर्गत नियंत्रण पर आधारित होता है, और जो आप उसका सहभागी और संगठन समर्थित है वे बनते जा रहे हैं। इसमें आपका कुछ नई अवधारणाएं आती है, जैसे सार्वजनिक निजी विभेद, नेटवर्क शासन, नवलोक सेवा, डिजिटल शासन। तो आप सबसे पहले हम आपका सार्वजनिक निजी विभेद देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले अर्थ देखेंगे। जो आपका सार्वजनिक निजी विभेद है वो सरकार और निजी क्षेत्र के कार्यों में स्पष्ट अंतर करता है, ये बताता है। थर्ड, आपका सेकंड इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ये आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वुडरो विल्सन और फ्रैंक फोर्ड जैसे विद्वानों ने इसको बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन और राजनीति को अलग अलग रखा जाए, ताकि प्रशासनिक कार्य निष्पक्ष और दक्षता आधारित हो। इसके मुख्य बिंदु में हम आपका देख लेते हैं। जो आपका ये सरकार नीति बनाए रखती है, प्रशासन उसे लागू करे।
लोक प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए, साथ ही सार्वजनिक हित को निजी हित से अलग समझा जाए। इसकी आलोचना कर लेते हैं जिसमें आपका व्यवहार में राजनीति और प्रशासन को अलग करना मुश्किल होता है, साथ ही कई बार प्रशासनिक निर्णय भी राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होता है। थर्ड, आपका आज की जटिल नीतियों में दोनों का समन्वय आवश्यक है। अब हम आपका नेटवर्क शासन देख लेते हैं। तो जो आपका नेटवर्क शासन वो आपको एक प्रकार का शासन मॉडल है जिसमें सरकार अकेले कार्य नहीं करती बल्कि निजी क्षेत्र स्वयं संस्थाएं जो आपका एनजीओ वगैरह हुआ है, सिविल सोसाइटी वगैरह हुआ है, उनके साथ मिलकर काम करती है। इसकी मुख्य विशेषताओं में हम देख लेते हैं परंपरागत शीर्ष से नीचे नियंत्रण की बजाय सहयोगात्मक प्रणाली करता है, साथ ही विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी और संवाद होता है और जटिल समस्याओं के समाधान हेतु बहुस्तरीय प्रयास होता है। इसका महत्व देख लेते हैं। इसका उत्तरदायित्व बढ़ता है, साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है और निर्णय अधिक व्यावहारिक और लोकतांत्रिक होते हैं। अब हम आपका नवलोक सेवा देख लेते हैं, एनपीएस देख लेते हैं, न्यू पब्लिक सर्विस देख लेते हैं। जो आपका एनपीएस है वो आपको डेनिस जे रोजर और डेनेट ने दी थी। उनका उद्देश्य यही था कि प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक सेवाभावी, लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनाया जाए। इसके मुख्य सिद्धांत में हम आपका देख लेते हैं, नागरिकों को ग्राहक नहीं साझेदार माना जाना चाहिए, साथ ही प्रशासन को काम जनहित में सेवा देना चाहिए, न कि परिणाम देना। निर्णय लेने की प्रक्रिया भागीदारी आधारित होनी चाहिए, साथ ही मूल्य और नैतिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसकी मुख्य विशेषता में देखें, इसमें सेवा की भावना होती है, साथ ही नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है और पारदर्शिता और जवाबदेही आती है और प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। तो इसका महत्व देख लेते हैं। जो आपका एनपीएस है वो प्रशासन को लोकतंत्र के मूल उद्देश्य जनता की सेवा की ओर लौटाता है और यही आपका लोक सेवकों को केवल नियम पालक नहीं बल्कि समाज के निर्णय में सक्रिय भागीदारी भी बनाता है। और तो आपका डिजिटल शासन आता है। जो आपका डिजिटल शासन है इसमें प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा का उपयोग करके बनाया जाता है। उद्देश्य देख लेते हैं, सेवाओं की सुलभता और पारदर्शिता बढ़ाई जाती है, साथ ही कार्यक्षमता और गति में सुधार होता है और नागरिकों में सीधा संवाद स्थापित होता है। मुख्य पहलू देख लेते हैं, गवर्नेंस पोर्टल हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए जैसे उमंग डिजी लॉकर हो गया, या आपका कोई भी अदर ऐप हो गया जो कि आपके गवर्नेंस से रिलेटेड होता है, ऑनलाइन शिकायत समाधान हो गया, साथ ही डिजिटल भुगतान प्रमाण पत्र हो गया। लाभ में हम आपका देख लेते हैं, भ्रष्टाचार में कमी होती है, जो आपका रिश्वत वगैरह का काम था वो खत्म हो गया, साथ ही समय और संसाधन की बचत हो गई, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाना हो गया और नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि हो गई। चुनौती देख लेते हैं, डिजिटल साक्षरता की कमी, साथ ही इंटरनेट के असमान पहुंच और डिजिटल सुरक्षा और निजता का मुद्दा। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपको लिखें, जो आपकी ये तकनीकें ये सार्वजनिक निजी विभेद तो प्रशासन को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में स्पष्टता देती है और जो नेटवर्क शासन है वो भागीदारी को बढ़ाता है और साथ ही जो नवलोक सेवा है वो सेवा की भावना को पुनर्जीवित करता है और डिजिटल शासन ने शासन को पारदर्शी, त्वरित और अधिक सुलभ बनाया है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए जो कि आपके आंसर में आने वाले ही है, कुछ आपके एग्जाम में आने वाले ही है। तो आप सभी ये वीडियो को पूरी वॉच कर लीजिएगा और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स प्राइस ओनली 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका एक बहुत ही मामूली सा प्राइस है, जो कि आप कोई भी व्यू कर सकता है और इतना तो आप स्टडी के लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज आपको अगर नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, देन आप एक बार नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी टॉपिक, सभी कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो कर रही है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।